हेलो फ्रेंड्स, मैं हेमलता कुंपावत, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम गुट निरपेक्ष आंदोलन की अवधारणा के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गुट निरपेक्षता की नीति को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध और पूरा विश्व दो गुटों में विभाजित हो गया था और जो दूसरी तरफ एशिया और अफ्रीका के जो 9 स्वतंत्र राष्ट्र थे वो अपनी एक स्वतंत्र नीति पर चलना चाहते थे और उन्होंने साम्यवादी गुट और पूंजीवादी गुट दोनों को ही अस्वीकार कर दिया था। तो ऐसे समय में स्वतंत्रता और सामूहिकता की इस मानसिकता ने गुट निरपेक्षता की वैचारिक और राजनीतिक नींव रखी थी। हम बात करते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में गुट निरपेक्ष आंदोलन यूएनओ के बाद विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक समन्वय और परामर्श का मंच है। इस समूह में लगभग 120 विकासशील देश शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इस समूह में 17 देशों और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। बात करते हैं हम गुट निरपेक्षता की आंदोलन की क्या उपलब्धियां रही, क्या इसकी कमजोरियां रही, क्या इसकी आज के संदर्भ में प्रासंगिकता है बदलते विश्व के प्रतिमानों के संदर्भ में। तो इन सब बातों का अध्ययन हम आज के इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसको दोनों गुटों द्वारा मान्यता दी गई। यद्यपि जब गुट निरपेक्षता की नीति का प्रादुर्भाव हुआ तो रूस और अमेरिका अर्थात साम्यवादी और पूंजीवादी दोनों ही देशों ने इसे एक शंका की दृष्टि से देखा। पूंजीवादी को लगता था कि ये साम्यवादी गुट की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है और साम्यवादी गुट को लगता था ये पूंजीवादी गुट की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है। लेकिन बाद में इसकी वो देखते हुए इसकी उपयोगिता को देखते हुए दोनों ही गुटों के द्वारा इसके प्रति दृष्टिकोण चेंज हुआ और दोनों ने ही इसे मान्यता प्रदान की। दूसरा है विश्व राजनीति में संघर्षों को टालना। गुट निरपेक्षता की दूसरी संभव उपलब्धि रही कि इसके प्रयास से विश्व के कुछ विकट संघर्ष टल गए या उनकी तीव्रता कम हुई या फिर उनका समाधान हो गया। और दूसरी बात है कि इस गुट निरपेक्षता की नीति ने विश्व में शक्ति संतुलन का कार्य किया। बहुत सारे ऐसे संघर्ष थे जिनको गुट निरपेक्षता की आंदोलन की नीति ने ही टाला। चाहे वो कैसे अनेक ऐसे राष्ट्र विद्यमान न होते जो दोनों गुटों में से किसी एक के साथ गुटबद्ध न थे और उन्होंने बर्लिन एयरलिफ्ट, कोरिया युद्ध, इंडो चीनी संघर्ष, चीनी तटवर्ती द्वीप समूह से संबंधित विवाद, स्वेज युद्ध 1956 जैसे संकट के समय न्यायोचित और त्वरित समाधान का आग्रह और अनुरोध न करते तो संभवतः और व्यापक और अनवरत संघर्ष होते जो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकते थे। इसी प्रकार से शीत युद्ध को शस्त्र युद्ध में परिणत होने से रोकना भी गुट निरपेक्षता आंदोलन की नीति की सबसे बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है, क्योंकि बहुत से गुट निरपेक्ष देश दोनों गुटों और सर्वोच्च शक्तियों के बीच हमेशा से ही सद्भावना हेतु संपर्क और माध्यम का कार्य करने के लिए तैयार थे, जिससे दूसरे शीत युद्ध के दोनों पक्षों के बीच जो गलतफहमियां थी उनको दूर करने में बहुत ज़्यादा सहायता मिली। कभी कभी उन्हें यह भी अनुभव हुआ कि विश्व न्यूक्लियस विध्वंस के कगार पर है। गुट निरपेक्ष राष्ट्रों ने कम से कम शीत युद्ध को उस स्थिति में पहुंचने से रोक दिया जिससे सर्वोच्च शक्तियों के जानबूझकर उस राह पर चलने से या गलतफहमी की वजह से शस्त्र युद्ध में परिणत नहीं हो सका। शीत युद्ध को दितांत की स्थिति अर्थात शीत युद्ध को शिथिलता की स्थिति में लाना भी हम गुट निरपेक्षता के आंदोलन की नीति की एक बहुत बड़ी उपलब्धि मान सकते हैं। इसी प्रकार से निशस्त्रीकरण और अस्त्र नियंत्रण की दिशा में भी इसने बहुत ज़्यादा कार्य किया है और इसके लिए गुट निरपेक्ष देशों ने जो भूमिका निभाई उन्हें एकदम सफलता तो नहीं मिली, फिर भी बहुत से लोगों को ये नहीं भूलने दिया कि विश्व शांति की चर्चा को बढ़ावा देने के लिए अस्त्र शस्त्र बढ़ाने की बेलगाम दौड़ को रोकना अति आवश्यक है। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। गुट निरपेक्ष
भारत को ये देखकर संतोष हुआ कि उसने अप्रैल 1954 में जो न्यूक्लियर शस्त्रों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने के जो प्रस्ताव रखे थे वे 1963 के आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि के रूप में फलीभूत हुए। इसी प्रकार से हम ले सकते हैं कि विश्व समाज के लिए उन्मुक्त वातावरण का निर्माण भी गुटनिरपेक्षता की नीति के ही प्रयासों से संभव हो सका, जिससे महाशक्तियों के चंगुल से कमजोर राष्ट्र निकलकर स्वतंत्रता के वातावरण में अपने अस्तित्व को बनाए रख सके। यदि गुटनिरपेक्ष नीति को नहीं अपनाया जाता तो पूरा विश्व गुटबंदी के दम घुटू राजनीतिक वातावरण में ताजी हवा का सांस भी नहीं ले सकता था। इसी प्रकार से अपनी राष्ट्रीय प्रकृति के अनुरूप भी विकास के प्रतिमान गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बड़ी बड़ी उपलब्धियों में से गिने जाते हैं कि उन्होंने अमेरिकी और सोवियत आदर्श अपने ऊपर थोपे जाने का विरोध किया और अपनी राष्ट्रीय प्रकृति के अनुसार विकास के अपने राष्ट्रीय सांचों और पद्धतियों का आविष्कार किया। इसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ के स्वरूप को रूपांतरित करने में भी इसकी बहुत ज़्यादा भूमिका रही है। एक तो अपनी संख्या के कारण, दूसरे शीत युद्ध में अपनी अधिक तटस्थ दृष्टि और भूमिका के कारण गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र संगठन को छोटे राज्यों के बीच शांति कायम रखने वाले संगठन से ऐसे संगठन में रूपांतरित करने में सहायता दी जिससे छोटे राष्ट्र बड़े राष्ट्रों पर कुछ नियंत्रण रख सकें। इसी प्रकार से विकासशील राष्ट्रों के मध्य आर्थिक सहयोग की बुनियाद भी इसकी में भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन को सफलता मिली। जैसे अगर हम बात करें तो कोलंबो शिखर सम्मेलन में एक आर्थिक घोषणा पत्र स्वीकार किया गया जिसका मुख्य आधार यह था कि गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के बीच अधिकाधिक आर्थिक सहयोग हो और इस आर्थिक सहयोग के लिए प्रत्येक संभव प्रयत्न किए जाएं। इसी प्रकार से नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग जो कि नव स्वतंत्र राष्ट्रों के लिए वरदान साबित हुई है गुटनिरपेक्ष आंदोलन के कारण ही हुई। 1962 में काहिरा में जो जुलाई में ये सम्मेलन आयोजित किया गया जिसका शीर्षक था आर्थिक विकास की समस्याओं पर, सम्मेलन में पहली बार आर्थिक विकास का उल्लेख हुआ। काहिरा सम्मेलन में मुख्य बल सहायता और सुदृढ़ व्यापार संबंधों पर बल दिया गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बहुत भूमिका रही है। बात करते हैं हम इसकी कमजोरियों की। तो अगर हम देखें तो इसकी कमजोरियां भी रही हैं, जैसे अवसरवादी और काम निकालने की नीति। पश्चिमी आलोचक करते हैं कि यह अवसरवादी नीति रही है, लेकिन हम देखें तो ये गलत है कि गुटनिरपेक्षता की नीति अवसरवादिता की नीति हो सकती है, किंतु अपनी उसकी जितनी गुटबद्धता थी उसकी अन्य कोई नीति नहीं थी। इसी प्रकार से सिद्धांत ये उपयुक्त थी किंतु अव्यवहारिक नीति थी। इसके आलोचक कहते हैं कि चाहे इसमें कितने गुण क्यों न हो, व्यवहारतः यह कई तरह से विफल हुई। इसलिए कहा जाता है कि जहां सिद्धांत के धरातल पर गुटनिरपेक्षता का ध्येय राष्ट्रों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है, व्यवहार के धरातल पर इसने बहुत से गुटनिरपेक्ष देशों के संदर्भ में इस दायित्व की भूमिका निभाई। इसी प्रकार बाहरी सहायता पर इनकी निर्भरता बनी रही थी, क्योंकि यदि कोई राष्ट्र किसी तरह की सहायता के लिए किसी अन्य राष्ट्र या समूह पर बहुत आश्रित हो तो उसका मतलब है कि उस राष्ट्र की स्वतंत्रता को और गुटनिरपेक्षता की नीति को भी उसने दांव पर लगा दिया है। इसी प्रकार से गुटनिरपेक्षता की नीति किसी तरह से सुरक्षा का साधन नहीं थी। जैसे 1962 में जब भारत पर चीन का आक्रमण हुआ तो उसने अनुभव करा दिया कि वर्तमान राष्ट्र समाज में जो सर्वथा आदर्श नहीं है, कोई भी चीज़ किसी देश की सुरक्षा का प्रमाण नहीं हो सकती है, गुटनिरपेक्ष नीति भी नहीं, क्योंकि उपयुक्त सैन्य शक्ति रखने के साथ गुटनिरपेक्षता की कोई असंगति नहीं है और बाहरी आक्रमण से मुकाबला करने के लिए बाहर से सैनिक सहायता स्वीकार करना भी कोई गलत काम नहीं है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं संकुचित नीति की। यह नीति संकुचित थी, ये सारी नीति गुटों की राजनीति के आसपास घूमती थी। इसी प्रकार से राष्ट्रहित के बजाय यह नेतागिरी की नीति थी और एक तरीके से गुटनिरपेक्षता की नीति एक दिशाहीन आंदोलन थी, अर्थात एक नई विश्व व्यवस्था का जिसमें शक्ति नहीं सद्भावना नियामक तत्वों निर्माण करना तो दूर रहा,
गुटनिरपेक्ष आंदोलन अपने आप में ही बिखरने लगा। जैसे हवाना सम्मेलन 1979 की कार्यवाही से स्पष्ट हो गया था कि संपूर्ण आंदोलन 3 खेमों में बंट गया है। एक में क्यूबा, दूसरे में अफगानिस्तान, वियतनाम, इथियोपिया, दक्षिणी दमन जैसे सोवियत संघ पर देश थे, तो दूसरी तरफ सोमालिया, सिंगापुर जैसे फिलीपींस राष्ट्र थे, और एक तीसरे खेमे में भारत, यूगोस्लाविया और श्रीलंका जैसे देश थे। ये बंटवारा इस बात का सबूत था कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की अपनी कोई दिशा नहीं रही। इसी प्रकार से गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों में एक बुनियादी एकता का अभाव भी था। साथ ही गुटनिरपेक्षता एक मूल्य रहित पैंतरा मात्र था। क्यों था? क्योंकि आलोचकों का कहना है कि वास्तव में गुटनिरपेक्षता अपने आप में कोई विचारधारा या सिद्धांत नहीं है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत और श्रीलंका जैसे लोकतांत्रिक देश हैं, तो नेपाल, मोरक्को, इथियोपिया जैसे राजशाही देश भी है। वियतनाम, क्यूबा, लाओस जैसे कम्युनिस्ट देश इसमें है, तो फौजी तानाशाही वाले इंडोनेशिया, म्यांमार, पाकिस्तान, घाना, उगांडा जैसे देश भी इसमें सम्मिलित हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसकी कुछ कमियां भी रही हैं, कुछ इसके उपलब्धियां भी रही है। नेक्स्ट अध्याय में हम इसकी प्रासंगिकता के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।